वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया था, क्लास वर्क जो क्वेश्चन था उसका आंसर 8 आता था। एक ही बच्चे ने मेरे को सॉल्यूशन सेंड किया, तो सब बोले, बाकी किसी का भी नहीं आया, सेंड ही नहीं किया मतलब। तो पता नहीं क्यों नहीं करते। जैसा भी आपको पहले भी बोला, जितना भी सॉल्व हो जाए उतना सबमिट करने का है, लेकिन एक कान से सुनते दूसरे से निकाल लेते। चलिए खैर, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। उसमें आंसर उसका 8 आता है, मतलब P अपॉन Q की वैल्यू 8B अपॉन 27 आती है। चलिए अच्छी बात, कोई डाउट तो नहीं है तो। सर हाँ सर उसका इक्वेशन पी क्यू y1 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर अपॉन y1 m1 आता है क्या? क्या बोल रहे हो? सर जो पी क्यू है मींस p अपॉन q है इक्वल्स टू y स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन y1 m आता है क्या इक्वेशन? नहीं नहीं, P अपॉन Q 8B अपॉन 27 डायरेक्ट आता है। और आपको मैंने KB अपॉन 27 दिया था और उसमें बता दिया था, पूछा था मतलब K का वैल्यू कितना आएगा। तो K का वैल्यू आपको बोला था कल एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर जो वैल्यू आती है वो इसमें 8 आती है। तो इसका आंसर 8B अपॉन 27 आता है, और सीधा सीधा आता है, मतलब कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला वहां डालोगे, एस टी और एस एन का, सॉरी एस टी और एस एन का, तो डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट निकलता है। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो रहा होगा, लेकिन वो मैं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक तभी सुधार सकता हूँ जब आप मेरे को सॉल्व करके सबमिट करोगे, नहीं तो वो सुधरेगी नहीं। और ऐसे सीखने का कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा तो थ्योरी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। साथ ही सुनना जो है कहीं भी, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सर ये चीज यहाँ तक आई, यहाँ से नहीं आई। ठीक है, तो वही आपको क्वेश्चन इसलिए देते हैं। क्वेश्चन ये सजाने के लिए नहीं है, कॉपी में लिखते जाओ और उसका भंडार भर लो। आपको मेहनत करना पड़ेगी, जेई में सिलेक्शन चाहिए उसके लिए। लेकिन कोई बच्चा भेजते ही नहीं सॉल्यूशन, अभी क्या करेंगे? ना डाउट पूछते हो, ना सॉल्व करते हो, ना सॉल्यूशन भेजते हो, क्या करते हो पता नहीं भाई। ये मानसी वानसी कहाँ है? मानसी, मानसी आया क्या तुम्हारा? यस तुम सर लोग आ गए। भेजते भी नहीं सॉल्यूशन, बोला तो फिर एक कान से सुनने का दूसरे से निकाल देने का है ना मानसी। सर मैं सॉल्व करने में इतनी हो गई थी कि वो फिर 1 बजे हो गया था ना, तो फिर मुझे लगा मैं भूल ही गई सॉल्यूशन भेजना। अभी भी है मेरे पास सॉल्यूशन, अभी भेजूंगा सर, भूल गई सर। नहीं वही है, मतलब भाई अच्छे सिंसियर बच्चों से ये कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि वो चीजें भूल जाएं। आप तुरंत तुरंत भी कर सकते हो, ठीक है, कभी बाद में भी कर सकते हो। तो इसलिए अभिषेक भास्कर, मेरे को आपको रिमूव करने को बोला गया है, तो मैं तुमको रिमूव कर रहा हूँ। तुम कांटेक्ट करो अपने ब्रांच में। अभिषेक भास्कर मैं देख लेता हूँ, मेरे को मैसेज आया है। सर डोंट अलाउ अभिषेक भास्कर फॉर मानकापुर टारगेट ब्रांच। ठीक है, अभिषेक मानकापुर ब्रांच में बात करो बेटा। यस सर। चलिए, तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है सर, डाउट तो कहाँ रहता है। अश्लेषा है डाउट, तुमने सॉल्व किया है? यस सर। कहाँ है सॉल्यूशन? मेरे को तो नहीं पता। सर भेजती हूँ। सब जने नींदों में ही है, पता नहीं क्या।
चलिए तो शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट। तो देखिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपके साथ मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग है मीन वैल्यू थ्योरम, और दो मीन वैल्यू थ्योरम आते हैं, एक होता है लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरा है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो एक एक करके दोनों पे डिस्कशन करेंगे। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, और इसमें जो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है इट इज आल्सो नोन एज LMVT, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अपन इसको LMVT के नाम से जानेंगे, LMVT, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी बातों पे अपन अब डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि LMVT, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो स्टेटमेंट है हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू fx be any function of x, be any function of x defined in closed interval AB such that first point function fx is continuous in closed interval AB, और दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन fx is differentiable in open interval AB। दो चीजें हैं, हमने यहाँ पर जो फंक्शन fx है, इस फंक्शन fx को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन fx को हमने डिफाइन किया और इस तरीके से डिफाइन किया कि फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है फंक्शन का ग्राफ ए और बी के बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ फंक्शन आपका इस तरीके से चला जाए, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी होल, विदाउट एनी जंप, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा, फंक्शन ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है ग्राफ में कहीं कोई शार्प एज नहीं आनी चाहिए, ग्राफ में कोई कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं आने चाहिए, हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ये दो चीजें हैं, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में, तो अकॉर्डिंग टू LMVT, तो लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to open interval AB such that the f dash C equals to FB minus FA upon B minus A. This is the statement of LMVT. ये लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। हर वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, और ज्योमेट्रिकली मैं इस ग्राफ को आपको ज्योमेट्रिकली बता रहा हूं तो आपको ये ज्योमेट्रिकली समझ में आएगा स्टेटमेंट। मतलब हम LMVT का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकली ये LMVT क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ज्योमेट्रिकली। इसी स्टेटमेंट को यदि आप ज्योमेट्रिकली देखें तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है और इस तरीके से हमने उस फंक्शन का ग्राफ बनाया। मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ y बराबर fx फंक्शन का ग्राफ है।
और ये फंक्शन को हमने दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, और इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया है x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में हमने कोई फंक्शन ले लिया और अब हमने देखिए फंक्शन का ग्राफ कहीं भी ब्रेक होल जंप गैप नहीं बनाया है, मतलब फंक्शन को हमने कंटिन्यूअस लिया है और शार्प एज भी कहीं नहीं है, मतलब ये फंक्शन पर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो यूनिक टेंजेंट बनेगी, हर पॉइंट पर एक और केवल एक टेंजेंट मिलेगा, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, सो दो चीजें जो हमने यहाँ पर लिखी थी वो सब हैं। अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा बात लिखा हुआ है और वो ये लिखा हुआ है कि ये यदि आप राइट हैंड साइड इसका ऑब्जर्व करोगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये एक्चुअली होता क्या है। यदि आप इस वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट निकालें, यदि मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और ए पर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा एफ ऑफ ए। ऐसे यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे बी का कोऑर्डिनेट, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट बी आएगा और एक्स पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आएगा एफ बी। तो ये जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा हुआ है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये एक्चुअली क्या होता है, यदि मैं ए और बी को ज्वाइन करके कॉर्ड बना देता हूं इस कर्व की, तो ये जो कॉर्ड ए बी है, इस कॉर्ड ए बी का जो स्लोप है वो इतना आता है। जो आपने एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा है, एक्चुअली वो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी है। इट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, जो कि आता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ऐसे ही निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अकॉर्डिंग टू LMBT, ये LMBT के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि यदि इस कॉर्ड का स्लोप इतना है, तब आपको ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट एक जरूर मिलेगा जिस पर आप देखिए एफ डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। एफ डैश सी का मतलब फंक्शन के मतलब कर्व के पॉइंट एक्स बराबर सी पर टेंजेंट का स्लोप, एफ डैश सी का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है और मैं ये बोल रहा हूँ कि एफ डैश सी के बराबर है। इसका मतलब ये है आपको ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, जब आप टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पर, 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 तो एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा मिलता है कि जहां पर टेंजेंट लाइन इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल हो जाती है। और जब आप इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x बराबर c, तो यदि मैं c पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके f डैश c निकालता हूं, f डैश c, तो ये क्या डिनोट करता है, ये लाइन का स्लोप, और ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप बिल्कुल हो जाता है बराबर। तो आपको a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव इस कॉर्ड ए बी के स्लोप के बराबर आएगा, मतलब ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। अब एक वर्ड आपको परेशान करता है कि सर ये जो लिखा हुआ है एट लीस्ट का मतलब क्या है, एट लीस्ट। तो हमने ये बोला कि कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ए और बी के बीच में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तब ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट, जहां पर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अब एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन कि फंक्शन ए और बी के बीच में कैसा बना हुआ है। तो मैं आपको एक ग्राफ ऐसा भी बता रहा हूं कि जब एक से ज्यादा पॉइंट आपको मिलेंगे जहां पर एफ बी माइनस एफ ए, मतलब ये लाइन का स्लोप, मतलब एक्चुअली हुआ क्या है कि एटलीस्ट वर्ड मेरे को इस एक कारण से लिखना पड़ा कि जब मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं ए और बी के बीच में, और मान लो मैंने फंक्शन का ग्राफ बनाया और वो मैंने ऐसा बना दिया, है ना, ये हमारा ए है और मान लो ये ग्राफ यहाँ पर खत्म हो गया बी पर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। अब यदि आप ए और बी को ज्वाइन कर दें
तो ये ए बी कॉर्ड बन गया। अब ये ए बी कॉर्ड का स्लोप आप देख रहे हो, ये ए बी कॉर्ड हो गई। और अब आप देखो कि ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां पर एफ डैश सी जो है वो एफ बी, ये इस कंडीशन को कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, फिर एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा। तो अब देखिए चार पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, ये तो कॉर्ड ए बी का स्लोप है और ये क्या है, ये फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप है। तो आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमने 4 टेंजेंट बना रखे हैं फंक्शन पर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। मतलब आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल गया C1, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया C2, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया C3, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया C4। तो ये जो जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो सारे के सारे ओपन इंटरवल ए बी में मिलेंगे। मतलब इनकी वैल्यू ना तो ए के बराबर होगी ना बी के बराबर होगी, ये ए और बी के बीच में पॉइंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड लगाया जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ LMBT। एंड LMBT का हमने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया कि ये एक्चुअली लिखा क्या गया है, तो ज्योमेट्रिकली ये ज्यादा समझ में आता है, तो ये उसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेट किया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई आपकी क्वेरी है इसमें तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। और एक बार आप LMBT समझ गए, तो जो दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, या उसको रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर ये यहाँ पे रहा एफ डैश सी, क्या बोले बेटा? सर यहाँ पे एफ डैश सी टेंजेंट का स्लोप है ना, एफ डैश सी। एफ डैश सी, हाँ, पॉइंट सी पर कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है। चलते हैं पेज नंबर 2 पर, है ना। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और हियर वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन LMBT। सर बोलो अंशु। सर तो यहाँ पे चारों पॉइंट पे सेम ही स्लोप आएंगे ना? हाँ, इसलिए वो 4 पॉइंट लिए जिन पर स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगा, वही पॉइंट लेने हैं आपको। तो मैं आपको केवल ये बताया कि जरूरी नहीं है एक ही मिले, एक तो मिलता ही है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि फंक्शन ए और बी के बीच में बना कैसे हुआ है, इसलिए वहां पर एटलीस्ट 1 आता है। कम से कम एक तो हो गई, एक से ज्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे एक ही पॉइंट आता है, कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चन में ये जो चीज है ये और वेरीफाई हो जाएगी। मीन वैल्यू थ्योरम पर हियर वी टेक वन क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं, फाइंड सी ऑफ Lagrange's mean value theorem for which फंक्शन आपको दिया है f of x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्लोज इंटरवल दिया है, इन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5 खत्म। ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो जो अननोन सी है वो आप फाइंड करो। कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर दे रखे, LMBT लगा हुआ है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सोल्यूशन में जैसे ही LMBT वर्ड आता वैसे ही LMBT का स्टेटमेंट आप सबसे पहले लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू LMBT एफ डैश टी इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। और ये आप देखोगे, जो आपको सबसे पहले तो ये शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। और ये जो रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअली क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओपन सॉरी ये जो सर्कल है, एक्चुअली सर्कल सेमी सर्कल लिखा हुआ है,
क्योंकि एफ एक्स मतलब क्या होता है वाई, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑन सॉरी व्हेन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड तो वी गेट वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो जब आप सर्कल बनाते हो तो कहीं भी बाउंड्री इसकी ब्रेक नहीं होगी, कहीं भी उसमें शार्प एज नहीं है, मतलब ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 1-5 में हर जगह डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी हमको कम से कम एक सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ए क्या होता है, ए इस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इस इंटरवल का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ये। तो एफ बी और एफ ए का वैल्यू ये है, हमको दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपली 5 पर फंक्शन का f5 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे f5। चलो मैं लिख देता हूँ, f5 लिखेंगे, ये f1 होगा, नीचे 5 माइनस 1 आएगा। यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप डेरिवेटिव कर लेना, ये डेरिवेटिव आएगा। और ये डेरिवेटिव का वैल्यू कितने पे निकालना है बेटा, सी पे निकालना है। तो एक्स की जगह पर सी डाल दिया, ये आ गया डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ये हो गया डिफरेंशिएट ये फंक्शन, ठीक है। और अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए, बस अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, जितनी दम थी वो सब निकाल रखी हमने। माइनस सी अपॉन 25 माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और f5 का वैल्यू बेटा 0 हो जाएगा। f1 निकालोगे तो f1 निकालेंगे रूट 24 कितना होता है 8, 24 टू रूट 6 है ना, और नीचे b माइनस से कितना आ जाएगा 4। तो ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। रूट 6/2 हो गया, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक होगा तो बताने का आप, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर, मतलब 4c स्क्वायर हो जाएगा। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू वहां पर हो जाएगा 6 इंटू 25 माइनस सी स्क्वायर विच गिव्स यू 10c स्क्वायर इज इक्वल टू 150 हो जाता है। इसे डिवाइड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो c का वैल्यू प्लस माइनस √15 आता है। c इज इक्वल टू प्लस माइनस √15। अब आप देख रहे हो कि -15 √15 का वैल्यू बेटा कितना होगा, √15 4 पॉइंट समथिंग होगा, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग बोलो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आता है, c का वैल्यू आता है प्लस माइनस √15। और √15 जो है तो हम यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू, क्योंकि हमको जो हमारी वैल्यू शो करनी होती है वो ओपन इंटरवल 1-5 में शो करना होता है, ठीक है। ये 1-5 में आना चाहिए, क्योंकि आपने लिखा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1-3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, कम से कम। तो ये देखिए √15 1 और 5 के बीच में आता है। तो दिस इज दी अवर आंसर। आपको सी का वैल्यू पूछा था, सी का वैल्यू √15 आता है और एलएमबीटी सेटिस्फाई भी हो गया। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एलएमबीटी। तो आपको एक तो क्वेश्चन इस तरीके से वो अननोन सी पूछा जा सकता है। अब इंटरवल कुछ ऐसा दिया होता ताकि दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो जाए, तो फिर सी की दो वैल्यूज आती। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल क्या ले रखा है उनने, उस पर भी डिपेंड करेगा कि सी की एक वैल्यू आ रही है कि सी की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं। तो एक तो आएगी, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो ये है वो वैल्यू √15, ठीक है। एलएमबीटी का स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन हमने बताया। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आरएमबीटी पे डिस्कशन करेंगे, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। सर अगर वो क्लोज इंटरवल की जगह अगर ओपन इंटरवल रहता तब भी अपन मतलब बी को 5 ही लेते और ए को 1 ही लेते। हाँ, लेकिन आपको फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। मतलब फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन दिया ही होगा, जो आपको यहाँ पर इंटरवल दिए जाते हैं वो बाउंड्री पॉइंट को भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंक्शन बाउंड्री पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो, क्योंकि आपको यहाँ पर f5 पर और f1 पर वैल्यू लिखना पड़ेगी फंक्शन की। तो यदि आपने फंक्शन को ऐसा ले लिया कि वो 1 और 5 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो आप उस पर उसका वैल्यू नहीं लिख पाओगे। और इसलिए हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि फंक्शन एलएमबीटी की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में ही कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ,
बाकी डिफरेंशिएबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। डिफरेंशिएबिलिटी यदि बाउंड्री पॉइंट्स होकर नहीं भी हुआ डिफरेंशिएबल तो भी चलेगा, बट इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना। तो इसलिए जनरली तो मेरे को हर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट में ही है एलएमबीटी के, तो ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल ही आएगा। ठीक है, शायद ये ऋषभ की आवाज थी। ठीक है ऋषभ? हाँ सर। हाँ, कुछ दवा दवा क्या आवाज, सर्दी लग रहा है? हाँ सर, तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, उसे दिला एक और दें क्या क्वेश्चन के आगे चलें, एक और ले लो। चलो बोलो सर। सर फर्स्ट स्टेप फिर से बताओ एक बार। अब नींद में हो क्या तुम हर कम बात पे? नो सर, ब्लैक हो गया था सब कुछ। ब्लैक हो गया? चश्मा उतार, चश्मा उतार के पढ़ो भाई। चश्मा लगा के क्यों पढ़ रहा है? कोई नहीं दिख रहा अभी। ये तो फॉर्मूला ही है, ये एलएमबीटी का फॉर्मूला ही है। और अब बी की जगह पर 5 लिखना है, ए की जगह पर 1 लिखना है, तो 5 1 5 1 लिख दिया। ये लिख, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। और किस पे डेरिवेटिव निकालना है? सी पे। इसको डेरिवेटिव करके एक्स की जगह सी डाल दी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू निकाल दो। 5 पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगा, 1 पर आएगा √24, नीचे 5 - 1, यहाँ सी, और उसके बाद कैलकुलेशन किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, सॉल्व किया, सी √15 आ गया। हो जाएगा मारते हैं सर हो वो जाएगा। -c/√24 25। इसका डेरिवेटिव आता है, अब डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा ना, मैं नहीं करूंगा डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करो, रूट का डेरिवेटिव, फिर चेन रूल लगाओ। चेन रूल लगा के मैं जो बोलता हूँ ना, देखो करने को तो मैं भी कर सकता, लेकिन आप सीखोगे क्या फिर उसमें? तो इसको रफ कॉपी साथ में रखो। मैं बोलता कि इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो आपको बोलना चाहिए हाँ ये आएगा, तो उसको तुरंत तुरंत करके देख लिया। अब फिर नहीं जमेगा तो तुरंत ही पूछने का, तुरंत ही। ऐसा नहीं कि पूरा मैं खत्म कर दिया और फिर पूछ रहे हो आप, तो तुरंत ही अरे सर ये आ नहीं रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ऐसा ऐसा होता है तैयारी। ठीक है, हर संभाल से। ओके सर। हाँ, तो डिफरेंशिएट तुरंत कॉपी रखो साथ में। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बात को कहानी से सुन रहे हो, कहानी सुननी है। पेन कॉपी साथ में रखना है। और मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव बेटा ये आएगा, तो आप करके देखो कि आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आता है तो मेरे को पूछ लो कि सब कैसे आएगा, थोड़ा बता दीजिएगा, तो तुरंत ही बताने में आ जाता है। चलते हैं आगे। तो एक और हो जाएगा क्या डिस्कस क्वेश्चन? चलिए मैं पहले आरएमबीटी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर टाइम बचता है तो अपन वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे ना। नहीं तो मैं फिर आपको आज असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन एडजस्ट कर दूंगा। एलएमबीटी पर मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला था, लेकिन क्योंकि आज समय थोड़ा सा शुरू में वेस्ट हो गया अपना नेटवर्क इशू के कारण, नेटवर्क था ही नहीं, रिचार्ज करना पड़ा मेरे को, तब नेटवर्क आया। तो मीन वैल्यू थ्योरम एलएमबीटी, और इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। इसके बाद सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसको रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। कहीं कहीं आप सुनोगे रोलीज थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और वो इट इज नोन एज द सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। और पूरा स्टेटमेंट इसका एलएमबीटी जैसा ही है, लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही है। ये जो टॉपिक्स हैं ये स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दूसरा और आरएमबीटी का जो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, इस पर कंपटीशन में भी बहुत ही बार क्वेश्चन आए हैं, मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, which is known as the Rolle's mean value theorem. एमवीटी वो मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। अब मैंने जैसा बोला कि इस पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा बिल्कुल सेम जो आपने एलएमबीटी में स्टेटमेंट लिखा है, पूरा स्टेटमेंट वही है, बस एक छोटी सी लाइन में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, मतलब ये जो आरएमबीटी है, ये आरएमबीटी इज वेरी पर्टिकुलर केस ऑफ एलएमबीटी। एलएमबीटी जनरलाइज्ड वर्जन है और उसको बहुत ज्यादा पर्टिकुलराइज करके आरएमबीटी बनाया गया है। ठीक है, तो अब इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है, पहली 2 3 4 लाइनें वही की वही हैं कि
हमने ये मान लिया है कि फंक्शन लेट एफ एक्स इज फंक्शन defined in closed interval AB such that, पहली लाइन इसमें वही है जो आपने वहां पर लिखी थी कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। दूसरा है फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB। ये देखिए ये पूरा स्टेटमेंट LMBT का ही स्टेटमेंट है। तो बस इसमें अब एक छोटा सा इन्होंने पर्टिकुलराइज किया है और उन्होंने बोला है कि अब इसमें यदि कहीं ऐसा हो जाता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंटरवल के ए और बी, इन पर यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन बिल्कुल बराबर बराबर आ जाए, यदि एफ ए और एफ बी बिल्कुल बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, आप देख सकते हो पूरा स्टेटमेंट वही है, एट लीस्ट वन C belongs to open interval AB such that f dash C बराबर 0, f dash C बराबर 0। ये देखिए ये LMBT का ही पर्टिकुलराइज वर्जन है। लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखते थे, बस यहाँ पर जो LMBT और RMBT में डिफरेंस है वो केवल इस एक बात के कारण आता है। मैं यदि ऐसा कोई फंक्शन ले लूं जिसकी एक्सट्रीम पॉइंटों पर वैल्यू अब बराबर आ जाती है, जब एक्सट्रीम पॉइंटों पर वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो आप ये देख रहे हो कि भैया LMBT में स्टेटमेंट ये होता है, और अब मैं बोल रहा हूँ कि एफ ए और एफ बी बराबर हो गए, तब क्या होगा? तब ये चीज 0 हो जाएगी, और इसलिए हमने क्या लिखा? एफ डैश सी बराबर 0। तो इनडायरेक्टली LMBT है ये, बस उसका पर्टिकुलर केस है कि जब एफ ए एफ बी बराबर हो जाते हैं। मतलब कहने का ये था कि जब मैंने पिछला डायग्राम आपको बनाया था तो आप पिछले डायग्राम में ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैंने जब ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू बनाई थी तो मैं फंक्शन की वैल्यू बनाते बनाते यहाँ रुक गया, क्योंकि मैंने ए और बी पर वैल्यू फंक्शन की कैसी ली थी? बिल्कुल डिफरेंट ली थी। एफ ए और एफ बी हमने बराबर नहीं लिया था। अब इन्होंने बोला है कि इसका एकदम पर्टिकुलर केस कि जब ए पर और बी पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए, जब ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो फंक्शन का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। यही तो हुआ ना कि ये है x बराबर a, ये है x बराबर b, और ये x बराबर a और x बराबर b पर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रही है। एफ ए और एफ बी कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर बराबर आ रहे हैं। ये है वो। तो पहले मैं वहां रुक गया था, अब मैं इसको ऐसा किया कि वो ग्राफ को और नीचे लाया, और इतना नीचे लाया कि ए और बी पर वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाए, एक ही लाइन पर वैल्यू आ जाए। ए पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू फंक्शन का बी पर आ जाए, मतलब एफ ए बराबर एफ बी हो जाए। तब आप बिल्कुल साफ तौर पे देख पा रहे हैं, तब आपको एक सी ए और बी के बीच में ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर यदि आप टेंजेंट बनाए हो ये वाला, तो इसका यदि आप स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप एफ डैश सी कितना आएगा? 0, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये जो सी है वो ए और बी के बीच में मिलेगा। तो ये वही लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी कि एफ डैश सी बराबर 0। मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये जो लिखा था ये स्लोप ऑफ क्वाड लिखा था, और हमने लिखा एफ डैश सी बराबर ये। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब ये जो क्वाड ए बी का स्लोप आएगा ना, खुद ही 0 आएगा, क्योंकि अब ये जो क्वाड ए बी बनेगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये चीज आपकी 0 हो जाती है, और इसलिए मैंने लिखा कि एफ डैश सी बराबर 0। तो RMBT इज द पर्टिकुलर केस ऑफ LMBT। LMBT का पूरा स्टेटमेंट कॉपी करेंगे RMBT में। बस एक पर्टिकुलर बात है कि RMBT में हम ए पर और बी पर फंक्शन का वैल्यू सेम ले लेते हैं। तो जहां पर भी यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और यदि आप देख पा रहे हो कि एक्सट्रीम पॉइंटों पर वैल्यू बराबर आ रही है, तो ये पक्की बात है कि फंक्शन में RMBT ही लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट होगा आपको तो इसमें पूछिएगा। यह है RMBT का स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन।
चलिए, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन RMBT पे करा रहा हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, अगला पेज अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड पेज है ये। वेरीफाई मैं RMBT लिख रहा हूँ, आप रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लिख देना। और फंक्शन f of x इक्वल्स टू, फंक्शन हमने ले रखा है x³ -3x² + 2x इन इंटरवल 0 से 2। क्लोज इंटरवल 0 से 2 में वी हैव टू वेरीफाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। RMBT को हमने वेरीफाई करना। ठीक है, मास्टर कहाँ गया? हाँ, तो देखिए, आपको इतनी बातें सबसे पहले तो बतानी पड़ती हैं कि ये फंक्शन इस इंटरवल में पूरी तरीके से कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक लाइन में जो फंक्शन लिखे जाएंगे, आप उस फंक्शन को, मतलब यदि ये फंक्शन रैशनल नहीं है, समथिंग अपॉन समथिंग नहीं है, रैशनल नहीं है, एक लाइन में लिखा गया है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइंड होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, हर जगह डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, कहीं भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। तो 0 से 2 तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरी शर्त जो है वो ये है कि देखिए, दो चीजें, तो क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल दे दिया इसलिए ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब तीसरी बात है कि एक्सट्रीम पॉइंटों पर वैल्यू बराबर बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधा थर्ड कंडीशन से शुरुआत करते हैं और हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखोगे 0 आएगा, और आप 2 पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी आप देखोगे 0 आएगा, क्योंकि जब आप x की जगह 2 डालोगे तो ये 8 आता है, इसकी वैल्यू 8 आएंगी, x की जगह 2 डालोगे तो ये 12 आएगा और ये 4 आएगा, ये माइनस का 12 आता है। तो अब आप देखोगे वैल्यू 0 हो गया, तो f2 भी 0 आ रहा है, f0 भी 0 आ रहा है, मतलब f2 और f0 बराबर आ रहे हैं, मतलब ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल्ड हो गई। तो अब आपको यदि RMBT वेरीफाई करना है, तब आपको एक सी ऐसा दिखाना पड़ेगा इस ओपन इंटरवल AB में। यू हैव टू शो दैट कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट f' बराबर 0। ठीक है, तो हमको एक ऐसा C निकालना है इस इंटरवल के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव C पे निकाल रहे हैं, f', और f' निकालोगे तो ये आएगा 3c² - 6c + 2, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। और अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देयरफॉर c का वैल्यू -b ± √b² - 4ac 24 डिवाइडेड बाय 2a 6, तो डिवाइड करोगे तो इट इज 1 ± 36 6 6 12, और 12 को आप लिख सकते हैं कितना, 2√3 को डिवाइड करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो 1 + 1/√3 आता है, और अपन यहाँ पर माइनस साइन, माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, दोनों इसी इंटरवल में आएंगे। तो यहाँ देखिए C की दो वैल्यूज मिल रही हैं एंड बोथ दी वैल्यूज बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से 2। ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में आ गई, हमको तो एक ही शो करना था, हमने दो शो कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि वी हैव दिस नंबर, दिस इज C which lies in this interval, and
एट दिस पॉइंट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम 0, तो आपका रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हो गया वेरीफाई। क्योंकि आरएमबीटी का स्टेटमेंट है कि आपको कम से कम एक सी ऐसा दिखाना है जहां पर एफ डैश सी 0 हो जाए। तो हमने एफ डैश सी 0 लेके चले और वो जो सी आया वो यहाँ पर इंटरवल में शो कर दिया कि वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर गया, और ये हो गया आरएमबीटी वेरीफाई। तो देखिए मैंने दो टाइप के क्वेश्चन आपको कराए। पहला हमने आपको कराया था एलएमबीटी का क्वेश्चन, उसमें आपको सी फाइंड करने को बोला था, और आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वेरीफाई करके बताओ आरएमबीटी या एलएमबीटी, तो इस तरीके से वेरीफाई भी करेंगे। इतनी बात में समझने में आपको कोई डाउट है तो पूछें। अब मैं एक वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं जिस पर जेई ने लगभग 3-4 बार सवाल पूछा है, ठीक है। वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं कंसेप्ट पहले आपको बता रहा हूँ। पहले आप वो कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर सवाल आपके सामने लाया जाएगा, ठीक है। और कम से कम 3-4 बार वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी जेई में। तो जैसा मैंने बोला कि आरएमबीटी रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो जो पॉइंट है वो आप देख लो यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, if ax square plus bx plus c equals to 0, if ax square plus bx plus c equals to 0, where abc belongs to set of real numbers, then find the condition that this equation would have at least one root and 0 से 1. ये कंसेप्ट है, आप इसको समझिए, और इस पर फिर मैं आपको जो क्वेश्चन आए हैं जेई के वो भी बताऊंगा कैसे पूछे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बोला है कि, और ये आरएमबीटी से होता है तो इसको समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक है और आपको बोला है कि आपको कंडीशन बतानी है ताकि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे। अब आप आरएमबीटी का स्टेटमेंट देखें, आरएमबीटी में आप स्टेटमेंट ये लिखते हो, मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ आरएमबीटी में, कि कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी बात ए पर और बी पर फंक्शन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, बराबर। ये 3 स्टेटमेंट है। फिर आपने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट कम से कम एक सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव, यहां पर आप जब आरएमबीटी लिखते हो तो आरएमबीटी में आप फंक्शन के लिए सी नहीं फाइंड करते, आप फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए सी फाइंड करते। आप ये लिखते हो कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके लिए एक सी ऐसा जरूर मिलेगा ताकि ये डेरिवेटिव 0 हो जाए, और ये सी आपका कहाँ बिलोंग करेगा, दिस सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यही लिखते थे। अब यहाँ भी आपको बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 सी आपको शो करना है, किसमें, 0 से 1 में, मतलब हमारा ए और बी कितना हो गया, 0 और 1 हो गया, ठीक है। और लेकिन ये आपको किसके लिए शो करना है, इसके रूट आपको शो करना है, इसके रूट शो करना है, इसका रूट 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। आपको ये शो करना है कि फंक्शन का ये डेरिवेटिव है और इस डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में आना चाहिए। तो अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव, अपन को इससे फंक्शन का वैल्यू निकाल, पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा,
ठीक है। सो जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर वो ये है, सॉल्यूशन में आप केवल इतना समझें कि जब भी ऐसा आएगा किसी पर्टिकुलर एटलीस्ट वर्ड कहीं दिखे और कोई इंटरवल में आपको रूट शो करना हो, एकदम क्लिक होना चाहिए RMBT। और यहाँ पर क्योंकि इस फंक्शन का हमको रूट 0 से 1 के बीच में शो करना है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ f डैश हुआ। ये हमको f डैश यदि पता है तो f डैश के फंक्शन निकाल के आना चाहिए। तो फंक्शन के डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। अब जब डिफरेंशिएट करके जो बना उससे फिर से फंक्शन पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब मैं इंटीग्रेट करके ये फंक्शन लाऊंगा। तो इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, c का इंटीग्रेशन cx होता है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप डालते हो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने d ले लिया। ये हमने क्या बनाया है, ये f ऑफ x है, कैपिटल F लिया है, ये हमने स्मॉल f माना है, ये कैपिटल F है। ये है वो फंक्शन जिसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये आता है। आप करके देख लो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यही चाहेंगे। ठीक है। सो अब देखिए, अब बात अपनी बड़ी इजी हो गई। तो मेन स्टेप देखो, अभी तक मैंने सॉल्यूशन में एक ही लाइन करी है और वो लाइन मैंने क्या करा है, ये जो फंक्शन था इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास ये कैपिटल Fx आ गया। अब कैपिटल Fx क्योंकि एक पॉलिनोमियल है इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा, पहली बात सेटिस्फाई है। ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस दोनों होते हैं। अब तीसरी बात क्या होना चाहिए फुलफिल्ड, कि ए पर और बी पर वैल्यू बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और यहाँ हमारा ए और बी कितना है, 0 और 1। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, f ऑफ 0 शुड बी f ऑफ 1, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो सब 0 हो जाएंगे, केवल d बचेगा, और 1 पर वैल्यू निकालोगे तो 1 पर वैल्यू आएगा a/3 b/2 c + d। तो d से d उड़ गया, जो आएगा वो कंडीशन है। तो फाइनल स्टेप 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द कंडीशन 2a + 3b + 6c = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यह है वो कंडीशन जो आपसे पूछी थी। क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, यू हैव टू फाइंड द कंडीशन ताकि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में मिले। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यदि a, b और c में ये रिलेशन होगा तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 और 1 के बीच में जरूर आएगा। यह है मेन कंसेप्ट। तो ये जब भी आपको एटलीस्ट वर्ड दिखे 0 1 के बीच में इस फंक्शन का रूट बोले, तो ये याद रखिए कि आपको फंक्शन नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट बोल रहे हैं। तो मेरे को डेरिवेटिव सिर्फ इंटीग्रेट करके पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा और उसके बाद में एक कंडीशन बताऊंगा। और जब मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो जेई में पूछे हैं, तो आपको फिर अब बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, 2-3 बार सवाल इस पर पूछा है, मैं सारे सवाल आपके सामने रखूंगा। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो पूछिए। सर बोलिए। सर जो आंसर बना है वो कंडीशन इस ऊपर वाले डेरिवेटिव में सेटिस्फाई होंगी तब जाके फंक्शन बनेगा ना। हाँ, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं ना, जेई में जो क्वेश्चन पूछे ना, जेई में क्वेश्चन क्या पूछे कि अब आपको, जैसे मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिखा है कंडीशन निकालने को बोला, जेई में सवाल क्या पूछा, ये कंडीशन दे दिया और ये पूरा स्टेटमेंट दे दिया और फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। रूट लाइज इन द इंटरवल 0-1, रूट लाइज इन द इंटरवल 0-2, रूट लाइज इन द इंटरवल 1-2 और नन ऑफ दीज। तो फिर आपको वहां पर रूट लाइज इन द इंटरवल 0-1 ऐसा लिखना है। यही मैं बस इसको पलट के पूछा सवाल, मैं बताऊंगा, आपके सामने करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों को रिवाइज करिए। एलएमबीटी का पर्टिकुलर केस आरएमबीटी है, एलएमबीटी का पूरा स्टेटमेंट आरएमबीटी में आता है, बस एक कंडीशन है यहाँ पर आरएमबीटी में चेंज, एफ ए और एफ बी बराबर हो जाते हैं, इस कारण एफ डैश सी यहाँ पर 0 आ जाता है। ठीक है,
तो आपको 100 APTS डाला था 25 क्वेश्चन का, और साथ में आज मैं आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, और LMBT RMBT पे एक आध दो क्वेश्चन मिले तो वो भी आपको डाल, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर AOD जो है कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 3 टॉपिक हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हम एक के बाद एक कंटिन्यूस में करते जा रहे हैं, और हर टॉपिक में आप देखोगे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, मतलब डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो करिए आप इसको, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।